नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटे से अंतराल के बाद आपके बीच आना हुआ है। दरअसल देश में इस समय दो कुंभ चल रहे हैं। एक कुंभ प्रयागराज में है जो 144 साल बाद आया है, इसे महाकुंभ कहते हैं। इसमें करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। और दूसरा कुंभ नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान में मंडपम बना हुआ है उसमें चल रहा है, जिसका आज समापन है। इसको कहते हैं विश्व पुस्तक मेला। उसमें भी लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो मैं पिछले 2 दिनों से इसी कुंभ में स्नान कर रहा था। मैं प्रयागराज के कुंभ में नहीं जा पाया, डर की वजह से नहीं जा पाया और अपनी निजी समस्याओं की वजह से नहीं जा पाया। लेकिन इस बीच में एक तीसरी बात और हो गई। वो ये हुआ कि इधर 5 तारीख को प्रयागराज में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने डुबकी लगाई। और उधर 8 तारीख को 8 फरवरी को दिल्ली में पिछले 27 साल से पानी के नीचे डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी उभर के सामने आ गई और प्रचंड बहुमत से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई। आम आदमी पार्टी का 10 साल पुराना जो साम्राज्य था वो समाप्त हो गया और कांग्रेस को इस युद्ध में शून्य हासिल हुआ। कांग्रेस दरअसल शून्य की ओर बढ़ता हुआ सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, लेकिन उसके सामने ना आम आदमी पार्टी जैसे पहचान की संकट है और न विचारधारा का कोई संकट है। कांग्रेस विचारधारा की दृष्टि से आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी के दिलों में बसती है। तो वो सत्ता में है या नहीं है इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो फर्क पड़ रहा है वो ये है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे तेजी से कदम बढ़ा रही है आगे, राज्यों पर उसकी सत्ता बनती जा रही है, केंद्र में तो है ही, वैसे वैसे इस देश में कट्टरता भी आगे बढ़ रही है। और अब स्थिति जो लिंचिंग कहते थे ना, मैं एक ज़माने में कि लिंचिंग की बहुत घटनाएं हो रही हैं, उस लिंचिंग से भी आगे बढ़ कर के सांस्कृतिक लिंचिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं। और सांस्कृतिक लिंचिंग का मतलब ये होता है कि सरकार और राज सत्ता हमारे खान पान, हमारे पहनावे, हमारे रीति रिवाज, हमारी आस्थाओं, इन सब पर योजनाबद्ध तरीके से हमले करती है। और ये हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमारे जो आरएसएस के प्रमुख हैं सरसंघ चालक साहब डॉक्टर मोहन भागवत साहब, वो बगाहे कुछ न कुछ ऐसा अपने भागवत में जोड़ देते हैं कि जो इस सांस्कृतिक नरसंहार को, सांस्कृतिक संहार को कहिए, नर तो हटा देते हैं, इसको हवा देता है। जैसे उन्होंने अभी कहा है कि अब हिंदुस्तानियों को भारतीय परिधान पहनना चाहिए। यानी भारतीय परिधान का मतलब क्या हुआ कि आप धोती कुर्ता पहनिए, सूट बूट छोड़ दीजिए, पाजामा कुर्ता छोड़ दीजिए, या आपका जो आंचलिक पहनावा है उसका परित्याग कर दीजिए। ये बड़ी खतरनाक बात है। देखिए, भारत जब और एक लंबी गुलामी जो अंग्रेजों की, मुगलों की थी, उससे आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय भी इस देश में सांस्कृतिक नरसंहार की कोशिश की गई, सांस्कृतिक संहार की कोशिश की गई। लेकिन तब महात्मा गांधी जैसे बहुत से लोग थे, नेहरू थे, पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह तो उसके पहले चले गए थे, इन सब ने मिलकर के इस सांस्कृतिक संहार को रोकने में कामयाबी हासिल की और इस देश को पाकिस्तान नहीं बनने दिया, इस देश को तालिबान नहीं बनने दिया, इस देश को सीरिया नहीं बनने दिया, इस देश को ईरान नहीं बनने दिया, बल्कि ऐसा भारत बनाया जिसमें धर्म निरपेक्षता सबसे ऊपर रही, संविधान सबसे ऊपर रहा, लोगों को बराबरी का अवसर देने का संकल्प सबसे ऊपर रहा। ये तय किया गया कि कोई किसी के खान पान में, वेशभूषा में, रंग रूप में के आधार पर किसी को तुच्छ नहीं मानेगा। लेकिन पिछले 10-11 साल से इन्हीं सारे मुद्दों को किनारे रख कर के हमारी राज सत्ता लगातार काम करती चली जा रही है। और संयोग ऐसा है कि जो प्रतिपक्ष है वो हमारे वर्तमान राज सत्ता जो भाजपा की है, भाजपा के सहयोगी दलों की है, इसकी बढ़त रोकने में कामयाब नहीं हुई है। हालांकि आम चुनाव जो 2024 में हुए थे, 4 जून को जिसका परिणाम आया था, उन्हें देख कर के ऐसा लग रहा था कि राज सत्ता जो
जो घृणा के ऊपर है, जो नफरत के ऊपर है, जो सांस्कृतिक संघार को अपना लक्ष्य बना करके आगे बढ़ रही है, उसके कदम थम गए हैं। लेकिन ये जो धारणा थी, ये जो मान्यता थी, ये जो सोच थी, ये पिछले 6-7 महीने में ध्वस्त हो गई है। जून के बाद से आप देखें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और नया साल लग गया, जनवरी, फरवरी, यानी कि हमारे 8 और 9 महीने में इस देश में राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदले हैं कि हैरानी होती है कि हमारा प्रतिपक्ष ये नफरत और ये सांप्रदायिकता और ये सांस्कृतिक संघार के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। आम चुनाव के बाद इस देश में तमाम विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है, उसमें हरियाणा भी शामिल है, उसमें झारखंड भी शामिल है, और उसमें हाल में ही 2 दिन पहले शामिल हुआ था दिल्ली राज्य, जो कि केंद्र शासित है। इन सभी राज्यों में जो प्रतिपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेघ, जो सत्ता के लिए अश्वमेघ शुरू किया गया था 2014 में, उस घोड़े की लगाम थामने की स्थिति में नहीं आ पाया है। और इसका नतीजा ये है कि हमारा जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो तेजी से गड़बड़ा रहा है, लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है, लोग भयभीत हैं, लोग कह नहीं पा रहे हैं। मैं अभी जिस दिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस दिन संयोग से दिल्ली में था, और मैंने लोगों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में उनकी जाकर के देखा कि उनकी आंखों में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की खबरों से कितना भय है, कितना आतंक है। एक सज्जन तो मुझसे, जो मेरी ऑटो चला रहे थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो सरकार हमारे बुजुर्गों के नाम की दुश्मन हो, उनका शायद संदर्भ काले खां सराय का नाम बदलने से लेकर रहा होगा, तो उनका कहना था जो सरकार हमारे पुरखों के नाम को मिटाने पर आमादा हो, वो हम जीवित लोगों के साथ क्या क्या बर्ताव नहीं करेगी, ये कल्पना करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और निश्चित रूप से ये खतरनाक बात है कि हमारे जिस देश में, जो मजबूत देश है, वहाँ के लोग भयभीत हों, सरकार से भयभीत हों। सरकार से उन्हें तो संरक्षण मिलना चाहिए। दूसरे देशों में सरकारें अपने नागरिकों के मान सम्मान और गौरव की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन हमारे यहाँ सरकार क्या कर रही है ये आपको दिखाई देता है तब जबकि संसद के चलते हुए इस देश में हमारा सबसे बड़ा दुनिया का जो ताकतवर राष्ट्र है अमेरिका, वो हमारे भारतीयों की खेप को 105 लोगों को जिन पर के अवैध प्रवास करने का अमेरिका में आरोप था, उनको हथकड़ियों में से बांध कर करके, और वो भी अमेरिकी फौजी विमान से हिंदुस्तान की धरती पर उतार देते हैं। मुझे लगता है कि ये इस सदी के जो शुरुआती 25 साल गुजर रहे हैं, उस चौथाई हिस्से की सबसे दर्दनाक, सबसे परेशान करने वाली घटना है। आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर के और अभी तक ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। हालांकि ये अवैध प्रवास और घुसपैठियों का मसला लगातार सामने रहा है, हर देश के सामने रहता है, भारत में भी है। भारत में भी आप देखिए, बांग्लादेश की घुसपैठियों हों, म्यांमार के घुसपैठियों हों, नेपाल के घुसपैठियों हों, इन सब का मसला हमारे सामने है। हमारे देश की तो सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है हमारे भारत सरकार से कि भाई आपकी जेलों में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको आप डिपोर्ट क्यों नहीं करते, लेकिन हमारे भारत की सरकार नहीं कर रही, क्योंकि वो वोट की राजनीति कर रही है। वोट की राजनीति अमेरिका की सरकार भी कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है नए डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने तो चुनाव के समय इस घुसपैठियों के मुद्दे को, अवैध प्रवास के मुद्दे को और सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी थी, और ये आश्वस्त किया था अपने देशवासियों को कि वो घुसपैठियों को बाहर करके रहेंगे, और वो उन्होंने ये श्रीगणेश कर दिया है। लेकिन हमारे देश की सरकार ऐसा कोई श्रीगणेश नहीं कर पा रही है। वो अलग मुद्दा है, घुसपैठ का मुद्दा था सांस्कृतिक संघार का, अल्पसंख्यकों के मन में डर का। देखिए, बहुसंख्यक जो समाज है वो हिंदुओं का समाज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बावजूद इसके ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बना। इस देश के जो कर्णधार थे उस समय आज़ादी के बाद के, उन लोगों ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। लेकिन आज
आज़ादी के 75 साल बाद इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के एक ख़ास वर्ग के लोगों के, जिनकी आबादी भी कोई कम नहीं है, अगर आज गणना की जाए तो मेरे ख्याल से वो 24-25 करोड़ की आबादी होगी, हम 150 करोड़ लोगों में। उस आबादी से नफरत इस हद तक कर दी गई कि उसके बुजुर्गों के नाम मिटा दिए गए, उनके ठिकानों को तोड़ा जा रहा है और उनके खान पान पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उनको जो लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र में हर किसी समाज की, चुनाव लड़ने की, उससे वंचित किया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने तो कमर कस ली है कि चाहे नगर निगम का, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभाओं का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा में चुनाव हो, उन्हें अल्पसंख्यकों को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना है। दूसरे दल ये कोशिश करते हैं तो करते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो इस स्थिति में आ गई है, इस कट्टरता की स्थिति में आ गई है कि उसने रमेश बुधूड़ी जैसे लोगों को टिकट दिया जो कि अल्पसंख्यकों को संसद में सरेआम गाली दे चुके हैं। उनके लिए उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो मैं दोहरा नहीं सकता। वो शब्द हमारे यहाँ या तो अनपढ़ लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर धार्मिक रूप से अति कट्टर। अति कट्टर का मतलब क्या होता है? अति कट्टर हम तालिबान की जो संस्कृति है उसको कहते हैं। तो हिंदुस्तान में और हिंदू धर्म मानने वालों में तालिबानी संस्कृति को, इस कट्टर संस्कृति को लगातार बढ़ावा राजसत्ता की ओर से दिया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है और मुश्किल ये है कि हमारी राजसत्ता सीना ठोक करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और वो कह रही है कि उसके जो विरोधी है उन्हें एक एक करके सबक सिखाया जाएगा। जहाँ तक सवाल है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, उनके पार्टी के और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया का, इन लोगों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की जो अदावत है वो माननीय प्रधानमंत्री के विजय जुलूस के भाषण में ही सुनाई दे गई थी, धमक सुनाई दे रही थी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विजय के बाद, दिल्ली जीतने के बाद, अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जैसे कई ऐसे बाल जो उनकी नाक में दम किए हुए थे उनको उखाड़ करके फेंक देगी, उनको नष्ट नाबूद कर देगी। आप देखिए इस लड़ाई में पिछले 10 साल में करीब 24 ऐसे छोटे दल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी रहे, उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। इसमें बड़े प्रमुख दल तो बीजू जनता दल है उड़ीसा में, जिनका 18 साल से अखंड राज्य था, उस बीजू जनता दल को भी भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ के फेंक दिया। आप देखेंगे बिहार में तोड़फोड़ हो गई। बिहार में अब किसी एक दल का अखंड राज्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी प्रभुत्व में है, जेडीयू के सहयोग से सरकार चला रही है। महाराष्ट्र में जहाँ किसी जमाने में कांग्रेस का अखंड राज्य होता था, बाद में शिवसेना ने हिंदुत्व का जो मुद्दा था, जो धर्म ध्वज था, उसको थामा। उस शिवसेना को भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की, एनसीपी को तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल को समाप्त कर दिया। हरियाणा विकास पार्टी का पता नहीं है, लोजपा का पता नहीं है। ऐसे कितने नाम गिनाएं जो कि भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ में होम हो चुके हैं, उनको जलाकर राख कर दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी एक ज़माने में एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी थी। उत्तर प्रदेश की तो सत्ता में भी वो कई बार आई गई, लेकिन आज उसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। वो खुल करके राजसत्ता की सांस्कृतिक संहार की कोशिशों का विरोध नहीं कर पा रही है। अब आम आदमी पार्टी भी रास्ते से हट चुकी है। ऐसे में जो बच्ची है वो है बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, उसको अब भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य पर रखेगी। मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जेडीयू को भी नेस्त नाबूद कर देगी। जेडीयू के साथ जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे चिराग पासवान का दल हो, चाहे जीतन मांझी का दल हो, इन सब की भी अब खैर नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो दक्षिण में भी अपना प्रादुर्भाव बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के साथ भी वही व्यवहार कर सकती है जो कि उसने दूसरे राजनीतिक क्षेत्रीय दलों के साथ किया है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस का भूत तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के नेताओं के, शीर्ष नेताओं के सिर पर सवार है, वो उतर नहीं रहा है। पिछले 10 साल में आपने चाहे डॉक्टर मोहन भागवत हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हों,
चाहे भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हों या गृह मंत्री हों, कोई भी हों, सबके भाषणों में आपको पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के उनकी बेटी इंदिरा गांधी से लेकर के उनके बेटे राजीव गांधी तक का नाम बार बार आता है। इन्हें कोसे बिना भारतीय जनता पार्टी एक दिन नहीं रह पाती। लेकिन अब उसका जो निशाना है वो कांग्रेस के साथ साथ दक्षिण के राज्य हैं। पूर्वोत्तर में तो उसने 2-3 राज्यों में, असम में, अरुणाचल में अपना पांव जमा ही लिया है। गोवा में उसकी सरकार तटवर्ती राज्य वहाँ है ही, पौंडीचेरी में उसकी सरकार है ही। अब दक्षिण बचता है। दक्षिण में आप देखेंगे कि उसके पास तमिलनाडु नहीं है, उसके पास केरल नहीं है, उसके पास कर्नाटक नहीं है। और इन राज्यों को हड़पने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी राज सत्ता का पूरी तरह से इस्तेमाल करेगी। राज सत्ता का इस्तेमाल केवल राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए नहीं की जाएगी, बल्कि जो विरोधी हैं उनकी सांस्कृतिक संपदा, उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी सांस्कृतिक आस्थाओं पर हमले करके इस काम को अंजाम दिया जाएगा। तो अब आज स्थिति ये हो गई है कि हिंदुत्व खतरे में नहीं है, खतरे में है धर्मनिरपेक्षता, खतरे में है अल्पसंख्यक, तो खतरे में है वो लोग जो कि कट्टरवाद का, चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो चाहे वो मुस्लिम कट्टरवाद हो, उसका विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थितियों में देश की प्रगति किस दिशा में जाएगी इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मैं तो इस बारे में जब कल्पना करता हूँ तो सिहर उठते हैं कि आज दुनिया जहाँ स्पेस में बसने की कोशिश कर रही है, वहाँ हमारे हिंदुस्तान में लोगों के खान पान पर, लोगों के पहनावे पर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। राज सत्ता का ध्यान इस बात पर, इस ओर है कि लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, किस उनकी आस्थाएं क्या हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। तो अब आप अपने बारे में खुद सोचिए, मौजूदा सरकार की रणनीति के बारे में राय बनाइए, सरकार के बारे में राय बनाइए, और मुझे लगता है कि आप सही निर्णय लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आग्रह वही है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर कृपा करें तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।